मित्रों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग एमपी हिंदी न्यूज़ चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं और यह कहा जा रहा है कि यह दिसंबर के पहले हो जाएगा और वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, यह एक स्वाभाविक अटकल है। कहा यह जा रहा है और इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसा पहली बार नहीं होगा। जब इसके पहले महबूबा मुफ्ती के साथ में भाजपा की सरकार थी गठबंधन में, और फिर भाजपा बाहर निकली, उसने समर्थन वापस लिया, तो राष्ट्रपति शासन लगा, बाद में विधानसभा भंग हुई और फिर धारा 370 हटी। उसके बाद में ये कहा गया कि सारी सीटों का पुनर्गठन होगा, उसके लिए आयोग बना और यह भी कहा गया कि जब आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी तो जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लिए जाएंगे। दोस्तों, इसके पहले का एक घटनाक्रम और रह जाता है, वो यह है कि पहले वहाँ धारा 370 लागू थी, उसमें लद्दाख भी उसका हिस्सा था जम्मू कश्मीर का। पर जब वो धारा 370 हटाई और उसके बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित घोषित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को विधानसभा दी गई और लद्दाख को प्रशासक के अंतर्गत रखा गया। यहाँ राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल रहता है क्योंकि यह केंद्र शासित है। इसको समझ लेने के बाद में हम ये समझ लें कि पहले 83 सीटें थी, क्योंकि 4 लद्दाख की सीटें निकल जाती हैं, तो उसके बाद अब आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से 90 सीटें हो गई, 7 सीटें बढ़ गई हैं, 6 जम्मू में और 1 कश्मीर में। इतना ही नहीं, धारा 370 हटने के बाद में, या ये कहें कि धारा 370 हटने के पहले वहाँ अपना संविधान लागू था, जिसके तहत किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था। पर धारा 370 हटने के बाद में वहाँ जम्मू कश्मीर का संविधान खत्म हो गया और भारतीय संविधान लागू हो गया, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ अनुसूचित जाति की संख्या नगण्य है, इसलिए वहाँ अनुसूचित जनजाति को 9 सीटें दी गई, 6 सीटें जम्मू में और 3 सीटें कश्मीर घाटी में। और यही नहीं, आयोग ने दो और सिफारिशें करी, 2 हैं। एक तो यह है कि 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए, हालांकि उनको नाम दिया गया प्रवासी कश्मीरियों के लिए, सुरक्षित की जाए। और यह भी कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए हैं पहले, उनके लिए भी 2 सीटें आरक्षित की जाएं, पर उसका सिफारिश नहीं की, उसका सुझाव दिया है। और जिन सीटों की सिफारिश की गई उनके बारे में भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वे अलग से होंगी या उनमें मनोनयन होगा या इन्हीं सीटों में से वो सीटें आरक्षित की जाएंगी। जो भी है, सामने आएगा। पर बात राजनीतिक है, वही हमारा विषय है। भाजपा का पलड़ा भारी है। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए जो पुनर्गठन आयोग बना था, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना कुमारी देसाई ने की थी,
उस पर भी तरह तरह के आरोप लगाए गए जो कदापि उचित नहीं थे कि वो तो भाजपा की मंशा पूरी करेगा, मंशाएं पूरी करेगा। और उन आरोपों को आयोग की रिपोर्ट तो थोप दिया गया है और इसके आधार पर कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी। पर मेरी नज़र में मित्रों ऐसा नहीं है। वहाँ भले आपको ऐसा लगता हो कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, भाजपा ने बहुत सारा वहाँ विकास कार्य किया है और जो 60 साल में नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ, वो इन 2 सालों में हो गया है, आदि आदि। तो यह सही है, लेकिन इस देश का में यह विडंबना है कि विकास वोट बैंक नहीं बनाता या पूरी तरह वोटों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। यहाँ जाति और धर्म ही प्रभावित करते हैं और जम्मू कश्मीर में धर्म एक प्रमुख मुद्दा है। धर्म ही कश्मीरी पंडितों के पलायन का कारण बना और अन्य बातें रही। धर्म के आधार पर ही वहाँ थोड़ा सा पक्षपात देखा गया और जो जिस कश्मीर में हिंदू महाराजा था और वहाँ पे कश्मीरियों का, डोगरों का, डोगरा जाति का पास ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा वो सब था कश्मीरी पंडितों के पास, तो उसको तो कम नहीं किया गया, लेकिन जो राज्य की संपत्ति थी वो वहाँ के लोगों को बांट दी गई और उसमें पक्षपात साफ देखा जा सकता है, जो रोशनी एक्ट में दिखता है कि वो ज़्यादातर मुसलमानों को दे दी गई और वो सरकार ने किया, जिसका काम पक्षपात करना नहीं है। खैर यह सब पुरानी बातें हैं, पर उसमें जो भी सरकारें रहीं वो कश्मीर घाटी से रही और कश्मीर घाटी में मुसलमानों का बहुमत है और कश्मीरी पंडितों के प्रति उसका एक तरह का दुर्लक्ष्य रहा, जो कि आज़ादी के पहले से था। जब आज़ाद नहीं हुआ देश तो उसके बाद में भी फारूक अब्दुल्ला के जो पिताश्री थे वो उन मुसलमानों का नेतृत्व करते थे कश्मीरी पंडितों और महाराजा के खिलाफ। और जब महाराजा ने विलय कर दिया तो भारत सरकार ने, या बोले उस समय के प्रधानमंत्री और सरकार ने, जो फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं शेख अब्दुल्ला, उनका पक्ष लिया और उन्हें पहले प्रधानमंत्री बनवाया, नया संविधान बनवाया और महाराजा बनवाए जो पुराने राजा थे उनके पुत्र को, और बाद में थोड़े सुधार हुए तो वो मुख्यमंत्री बने और वहाँ उपराज्यपाल बने। पर ये सब चीज़ें इसलिए काउंट कर रही हैं क्योंकि वहाँ 70 साल में एक ऐसा वोट बैंक फारूक अब्दुल्ला और वहाँ के क्षेत्रीय दलों ने पैदा कर लिया जिसे भरपूर लाभ मिला और कश्मीरी पंडितों को पलायन, लाखों की संख्या में वो 90 के दशक में यहाँ आ गए, जगह जगह बैठ के दर दर बैठ के पूरी दुनिया में फैल गए। उनकी कथा अभी का विषय नहीं है, फिर कभी। पर वो एक राजनीतिक वोट बैंक है और नए जो चुनाव होंगे उसमें वो वोट बैंक वहाँ की राजनीति को प्रभावित करेगा, उन दलों को पक्ष लेगा जो आज गुपकार अलायंस के नाम से एकजुट है। पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है आदि। और कांग्रेस भी चूँकि पहले सरकार के साथ रही थी, उसका भी अपना वोट बैंक है और वो भी अलायंस के साथ है। वामपंथी भी जो थे वो भी पहले की सरकारों के साथ रहे, उन्होंने भी अपना वोट बैंक किसी तरह बनाया, वो भी अलायंस के साथ है। तो जो हितग्राहियों का वोट बैंक है वो वहाँ गुपकार के साथ में बहुत बड़ा है और वो चुनाव को प्रभावित करेगा। चुनाव के बाद मतलब धारा 370 हटने के बाद में जो विकास की लहर बनी है उससे वोट बैंक बना तो है, हितग्राही वोट बैंक बना है, केंद्र सरकार के पक्ष में बना है, मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके पक्ष में बना है,
विकास के कारण बना है, भाजपा के पक्ष में बना है, पर वो वैसा नहीं है मोदी जी का जैसा देश भर में है और भाजपा के पक्ष में जैसा बाकी जगह है देश में है। जम्मू कश्मीर में स्थिति बहुत अलग है। इसलिए यह कहना कि बहुत भाजपा जीत जाएगी ये आसान नहीं है। हाँ, भाजपा टक्कर देगी। उसका कारण अगर कोई ये तलाशे कि ये जो सीटों का पुनर्गठन हुआ है उसमें है तो वो काफ़ी हद तक सही है, वो सही लगता है, हो न हो लगता है। भले ही सीटों का पुनर्गठन तथ्यात्मक आधार पर हुआ हो और अन्य संवैधानिक और कानूनी आधार पर हुआ हो, बदलाव के साथ हुआ हो, पर जो कुछ भी हुआ है उससे थोड़ा सा तो इस हवा को बल लगता मिलता है कि यह भाजपा का पक्ष मजबूत करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले जो था वो जनसंख्या के आधार पर था। वहाँ कश्मीर घाटी का क्षेत्रफल भले कम हो पर कश्मीर घाटी में जनसंख्या ज़्यादा थी तो वहाँ सीटें ज़्यादा थी कश्मीर की और जम्मू की सीटें कम थी। जनसंख्या भले ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, पर जितना अंतर था उसकी तुलना में सीटें बहुत ज़्यादा कश्मीर घाटी को दी गई थी। इसलिए कभी भी ऐसा संतुलन नहीं बन पाया कि जम्मू से कोई मुख्यमंत्री बन पाए। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि जम्मू से भी मुख्यमंत्री बन सकता है या जम्मू का जो समर्थन है वो कश्मीर घाटी में मुख्यमंत्री बनाएगा तो भी उसका झुकाव जम्मू के प्रति कम नहीं रहेगा। और जम्मू में चूंकि भाजपा भारी है इसलिए भाजपा का पक्ष इससे भारी देखा जा रहा है। अब आप जरा तथ्यों पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जो 9 सीटें जनजातियों को आरक्षित की गई हैं उनमें 6 सीटें जम्मू में हैं और 3 सीटें कश्मीर घाटी में। जैसा कि बार बार गैर भाजपाई दल और बाकी लोग और बुद्धिजीवी तथाकथित कह रहे हैं कि 9 सीटों में भाजपा को बढ़त है, इसका लाभ भाजपा को मिल रहा है। तो जम्मू की 6 सीटें तो भाजपा निकाल लेगी आसानी से, इसकी संभावना काफ़ी है। पर घाटी में भी जो 3 सीटें हैं वो भी भाजपा निकाल सकती है या भाजपा के सहयोग से भाजपा के साथ में जुड़ा हुआ या भाजपा के प्रति झुकाव रखने वाला दल निकाल सकता है। तो गठबंधन जब बनेगा जम्मू की ऐसी पार्टी के साथ में भाजपा का तो वो अपना मुख्यमंत्री बना सकता है। और चूंकि उसकी सीटें जम्मू के कारण ज़्यादा होंगी भाजपा की, इसलिए हो सकता है कि जम्मू से मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें थोड़ा दम है। भले ये राजनीतिक पक्षपात नहीं है, प्रशासनिक पक्षपात नहीं है, कानूनी पक्षपात नहीं है, मैं इन सारे पक्षपातों से सहमत नहीं हूँ, पर इसमें दम है कि ये आरक्षण जो मिला है इसका लाभ भाजपा को मिलेगा और जो हितग्राही हैं उसका लाभ गुपकार अलायंस को मिलेगा। दूसरी बात यह है मित्रों, देखिएगा कि जनसंख्या में आप देखिए कि 2011 की जब जनगणना देखते हैं तो कश्मीर घाटी में 56% जनसंख्या थी, ठीक है, लेकिन उसका जो सीटों में भागीदारी थी वो 52% थी। उसके विपरीत जम्मू में जनसंख्या 54% थी और सीटों में भागीदारी 48% थी। अगर देखा जाए तो जनसंख्या में अंतर 9% था
और 9% जनसंख्या में देखिए अंतर कितना आ रहा है, 9% आ रहा है। और सीटों में भागीदारी का भी अंतर 9 सीटों का आ रहा है। और अब जो है, जो चुनाव आयोग ने बदलाव किए हैं उसके कारण सीटों का अंतर घट के 4 रह गया है, और उसका कारण जनसंख्या है। मित्रों, पहले सिर्फ जनसंख्या को ही आधार बनाया गया था, लेकिन इस बार बदलते हुए माहौल, परिदृश्य और सुधारों के लहर ने आयोग को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो जनसंख्या के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र, पहुंच की कठिनाइयाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल से निकटता, ये जो जम्मू की कश्मीर की विशेष समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर इन नए मापदंडों पर भी जोर दिया गया, और इसलिए जम्मू में सीटें ज़्यादा बढ़ी और कश्मीर घाटी में कम बढ़ी। और यही बात जो गुपकार अलायंस के दल हैं और जम्मू के जो पहले के सत्तारूढ़ दल थे वो पचा नहीं पा रहे हैं, और इसकी तोहमत, इसकी बुराई भाजपा पे लगा रहे हैं। और भाजपा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी, जिसमें जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके चेयरमैन और राज्य चुनाव आयोग है उसके चेयरमैन एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं उस आयोग में, और जो 5 सांसद हैं जिनमें 3 पीडीपी के और 2 बीजेपी के हैं, सॉरी 3 जो हैं वो वहाँ के हैं, 2 बीजेपी के हैं, बाकी 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और इसके बाद भी उनका मनोनयन जो है उस कमेटी में लोकसभा के अध्यक्ष ने किया था, और इन सब ने मिलकर रिपोर्ट बनाई। अंदर जो कुछ भी हुआ रिपोर्ट बाहर है, अधिसूचित हो गई है, और इसलिए चूंकि जज की अध्यक्षता में है तो उसे लांछित करना कदापि उचित नहीं है, यह बात कही जा रही है। इसलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हितग्राहियों के कारण गुपकार अलायंस का पलड़ा भारी है। गुपकार अलायंस के साथ में जब कांग्रेस और वामपंथी दल जुड़ गए हैं तो उनका पलड़ा मेरे को कमज़ोर नहीं लगता है, बहुत भारी ना लगे तो भी। और भाजपा 2 साल से जो विकास की लहर बहा रही है, और जो 70 साल में नहीं हुआ वो वहाँ 2 साल में उसने करके बता दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसका भी पलड़ा भारी हुआ है। इसलिए ये कांटे की टक्कर है। लेकिन मैं इस राय का हूँ कि वहाँ भले ही बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर हो, बहुत कम अंतर से फैसला हो, पर पलड़ा भाजपा के पक्ष में झुका हुआ है। टक्कर कांटे की है, अंतर कम रहेगा। और राजनीतिक इसका एक पहलू और भी है, विपक्ष में जो भी आए, स्वाभाविक है कि या तो भाजपा विपक्ष में आएगी या सरकार में आएगी। सरकार में आएगी तो भी उसके सामने तगड़ा विपक्ष रहेगा, और विपक्ष में रहेगी तो जो गुपकार अलायंस की जो सरकार होगी उसको तगड़ा विपक्ष देगी। और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की एक मजबूत बयान आपको देखने को मिलेगी। और कोर्ट में भी लड़ाई चली रही है, धारा 370 को वहाँ चुनौती दी गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शीघ्र ही शुरू करने वाला है। जो नागरिकता से जुड़ा कानून था 34 कैपिटल ए, उसको भी चुनौती दी गई है। धारा 370 को ख़त्म करने को चुनौती दी गई है, और उसको ख़त्म करने के बाद में जो
सीटों के पुनर्गठन के लिए आयोग बना, उसको भी चुनौती दी गई है। और इस बात को भी चुनौती है कि यह 2011 की जनगणना पे क्यों हो रहा है। नई जनगणना पे होता, नई जनगणना पे बात करते, आदि आदि कुछ भी है, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मामला राजनीतिक है और हम तथ्यों से उलझने के बजाय राजनीति में उलझें, राजनीतिक आधार पर विश्लेषण करें, तो ही हम सही नतीजे पर पहुँचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम, या इसके बाद में इस विषय को लेकर जो वीडियो बनेंगे उनमें हम और भी नई चीज़ों पर बहस करेंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। पर मित्रों, इस धन्यवाद के साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाएं, थोड़ा सा मुझे सहयोग दें, क्योंकि यह 2 कारणों से ज़रूरी है। यह मेरे लिए बहुत नया है, तकनीकी पक्ष मेरा बहुत कमज़ोर है, मैं धीरे धीरे उसको सुधार रहा हूँ। और ये सारा का सारा YouTube का जो पूरा गेम है, ये सब्सक्राइब करने और लाइक करने पे टिका हुआ है। इसमें YouTube पे मैं बना रहा हूँ, मेरा अस्तित्व YouTube पर है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि साल भर में मेरे पास कितना लाइक और कितना सब्सक्राइब होता है और मुझे कितने घंटे देखा जाता है। मापदंड तो 1000 सब्सक्राइबर का है, 4000 घंटे का है, पर वो हो जाएगा आपके विश्वास पे, आपके सहयोग से, आपके हौसला अफजाई से, ऐसा मेरा यकीन है। पर यह धीरे धीरे ही तो होगा, एक एक वीडियो करके ही तो होगा, क्रमशः ही तो होगा। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियो देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो एक ही बार करना पड़ता है ना, सब्सक्राइब भी करें और अनसब्सक्राइब नहीं करें, भले आपको वीडियो कैसा भी लगे, आप मेरे विचार से सहमत हों या ना हो, क्योंकि यह विचार प्रधान चैनल है, राजनीतिक चैनल है। तो आप मेरे विचारों से असहमत भी हो सकते हैं, यह तो लोकतंत्र का गरिमा है, लोकतंत्र का खूबी है कि असहमति के बाद में भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं। वहाँ असम्मान की और अनलाइक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।